एजुकेशन की बात ये कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस समुदाय से मैं आता हूँ, वो देवासी रायका रेबारी समाज के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। गुजरात में भी पाया जाता है ये समाज, और राजस्थान में भी बहुतायत है। और इस समाज का जो सदियों से जो चला आ रहा है वो है पशुपालन, जिसमें उष्ट्र पालन हमेशा हमारा मुख्य रोजगार का साधन रहा है। और उष्ट्र पालन आजीविका का रह के उसके साथ साथ में हमारी एजुकेशन का भी जो है वो भी पार्ट कहीं ना कहीं हमारा उष्ट्र पालन को लेके ही, हमारे पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी पिताजी की, उन्होंने उष्ट्र पालन करते हुए मुझे आगे पढ़ाने का भी मेरे को किया। और मेरा एजुकेशन की बात करें हैं तो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है हॉर्टिकल्चर से, झालावाड़ से। उसके बाद में मैंने मास्टर किया हॉर्टिकल्चर से। बट कहीं ना कहीं एक वो जो बोलते खून में, एक रग में वो जो आया हुआ था कि पिताजी जो काम कर रहे हैं उसमें आज वो पिछड़े क्यों हैं, और उस काम को क्यों ना मैं आगे बढ़ा सकूं। और मेरी एजुकेशन भी उसमें बहुत हेल्पफुल रही है। और मैंने 2016 से कैमल मिल्क का, जब तक फूड एक्ट में था ही नहीं है, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। FSI के लिए भी मैंने एप्लीकेशन डाली, तो उसमें भी कोई हो नहीं पा रहा था। फिर फूड डिपार्टमेंट के पास गया, राजस्थान गवर्नमेंट में गया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटर दिए। काफ़ी लेटर देने के बावजूद भी ये कहीं एक्ट में नहीं हुआ। 2016 में दिसंबर में जाके ये फूड एक्ट में हुआ। उसके बाद इसका दूध का मार्केट में प्रचलन हुआ। शुरुआती दिनों में तो ऐसा था कि मार्केट में दूध आता था तो डर लगता था कि फूड डिपार्टमेंट वाले आते और पकड़ के और उसको जब्त कर लेते और चालान बना देते कि ये फूड एक्ट में है नहीं। बट एक टाइम बाद में, जब फूड एक्ट में आने के बाद में इस दूध की प्रचलन हुई, लोगों में इसकी लोकप्रियता हुई। लोकप्रियता की बात करें तो राजस्थान में, गुजरात में बात करें, हरियाणा में, तो इसकी लोकप्रियता तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे या जो पुराने लोग हैं उनको तो इसकी वैल्यू पता है कि ऊँटनी का दूध कितना पौष्टिक है और कितना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बहुत सारी बीमारियों के लिए भी ये फायदेमंद है। बात करें बच्चों के लिए, जैसे ऑटिज्म होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। डायबिटिक की बात करें तो एलर्जी है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। तो ये काफ़ी इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और ये दूध के साथ साथ में मैं हॉर्टिकल्चर का भी काम कर रहा हूँ। और दूध का ये कि अभी प्रचलन जो है लोगों में अभी बहुतायत नहीं हुआ, क्योंकि एलोपैथी का जमाना है। और एलोपैथी में आने के बाद में लोग आयुर्वेदिक वाली जो चीज़ें हैं, यूनानी में बात करें या फिर और भी जो है, उन पद्धतियों में कैमल मिल्क का बहुत महत्व था। जी अर्जुन जी, कैमल मिल्क की बात करें, एक भ्रांति थी या यूं कहें लोग कहते थे, आपके समाज की बात कर रहा हूं, देवासी समाज की बात कर रहा हूं, कि वहां पर लोग कहते थे कि हम कैमल मिल्क को यहाँ पे अगर आपको पीना है पी लीजिए, यहाँ से बाहर नहीं ले जाने देंगे। ये क्या भ्रांति थी? देखो सर, ऐसा था उसमें कि ऐसी भ्रांतियां बनी हुई थी कि ऊँटनी का दूध निकालते ही वो फट जाएगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे, वो पीने लायक नहीं है। आज की बात मैं बता देता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ फ्रोजन करके, वो एक महीना दूध चलता है। चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पे बेचता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं का वहीं। पहले का ये था कि इस दूध की वैल्यू जो लोग लेते थे और वो यूज ना करके इसको फेंकते थे। तो लोगों का ये रहता था कि हमारा दूध कहीं ना कहीं जाके, और एक इसके पीछे एक आध्यात्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ था कि ये शिव जी का वरदान है और शिव जी का प्रसाद मानते थे। हमारा जो समुदाय है रायका रेबारी समाज, वो ये मानते थे कि शिव जी का प्रसाद है और शिव जी के थ्रू हमें मिला है, और इसको अगर कहीं मिस यूज होता है इसका या कहीं वो होता है तो ये थोड़ा सा वो भ्रांतियां बनी हुई थी ऐसा। बट अभी आज के दौर में बात करें तो ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं है। दूध में कोई कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसको फ्रोजन कर सकते हैं, पास्चराइज करके इसकी सेल्फ लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, ऊँटनी के दूध को, जो मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब सबसे पहले मुझे इसका परिचय हुआ था या जब सबसे पहली बार इसके बारे में सुना था, ये उस समय की बात है जब खाड़ी का युद्ध चल रहा था और पेपर में आती थी कि सद्दाम हुसैन नाम के जो उस समय के वहाँ के लीडर थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऊँटनी का दूध पीते हैं और वो हेलीकॉप्टर से कहीं से मंगाते हैं। तब सबसे पहली बार परिचय में ऊँटनी का दूध आया था और बताया गया था कि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए सद्दाम हुसैन उसे पीते हैं। क्या गुण ऐसे हैं जिसके बारे में, जिसके लिए इतना प्रसिद्ध हुआ ऊँटनी का दूध और अब लोग मांगने लगे हैं? मैं बात बताऊं सर, जैसे आपने बताया सद्दाम हुसैन मंगाता था हेलीकॉप्टर या एयरलाइन से कहीं से भी, तो ये अरब का जो कल्चर था उसमें ये कहा गया है कि कभी भी कोई बीमार पड़ो तो ऊंट का, ये यूनानी में है सर, ये बाई कोट है लिखा हुआ, यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसमें है कि ऊंट का पूंछ पकड़ो और उसके साथ में आप निकल जाओ और जहां भी खजूर का पेड़ है वहां रुक जाओ। तो उनका खजूर का और ऊंट के दूध का
बहुत महत्व है कि खजूर और ऊंट का दूध और उसका यूरिन जी। कि बहुत सारी डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बात करें इम्यूनिटी की, बात करें तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो इसलिए इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। उनकी तो यूनानियों में तो बहुत सारी मेडिसिन बनती है इसको कैमल को लेके, कैमल मिल्क जो है उसको लेके। जी। कैमल मिल्क में से क्या अभी जैसे कि आपने कहा कि इससे आपने एफएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद फिर क्या प्रोग्रेस हुई? कहीं बिक रहा है कैमल मिल्क या लोग ले रहे काम में से? हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना भी है और अभी हम थोड़े दिन पहले पीछे छोड़ के आए हैं 2024 ईयर ऑफ कैमेलेडियन था ये कि उसमें ये था कि कैमल को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी कंजर्वेशन पे बात की जाए या कैमल मिल्क को किस तरीके से आम जनजीवन के लिए या लोगों तक पहुंच बनाए। बट ये कि कहीं ना कहीं अभी भी रुकावटें हैं, अभी भी प्रॉपर वो चैनल नहीं बन पाए हैं। दूसरा ये है कि ये जो दूध है ये लोगों तक एक आम चीज नहीं बनेगा जब तक इसकी वैल्यू लोगों तक नहीं पहुंचेगी। बात करें अभी गाँवों में, तो गाँव में किसी से भी पूछ सकते हैं तो बोलेंगे कि हाँ ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और पीना चाहिए। बट बात करें सिटी में तो बच्चों से जाके बात करते हैं कि कैमल मिल्क का गिलास है और इसको ड्रिंक करना है, तो बच्चे कहेंगे बड़ा सा कैमल है क्या है। अभी जैसे हमें कोई बताया कि आपको एलिफेंट का दूध पीना है तो अजीब सा लगेगा। तो बच्चों तक वो चीजें हमारी पहुंची नहीं और उसकी अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है अभी, तो पहुंच हो नहीं पाई अभी तक प्रॉपर। जी हाँ। दूसरा काम आप कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में आप काम कर रहे हैं, क्या काम इस समय पर आप हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर में मेरा ये है कि ओपन वेजिटेबल्स भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मास्टर हॉर्टिकल्चर से हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी जुड़ी हुई है साथ में, वो भी लेके चल रहे हैं। और कैमल मिल्क का तो हमारा पुश्तैनी काम है, उसको तो हम लोग बढ़ा ही रहे। साथ में हॉर्टिकल्चर में ये कि अभी ओपन में वेजिटेबल्स है, पॉली हाउस में कुछ रोजेज में कर रहा हूँ अभी जी। डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी। राजस्थान के यहीं की क्लाइमेट में मैंने 10 कलर के रोजेस ग्रो करा है। जी जी। तो क्या पॉली हाउस के साथ कर रहे हैं? जी, पॉली हाउस के साथ कर रहा हूँ, ओपन में भी कर रहा हूँ। अभी तरबूज है, खरबूजे हैं, लौकी है, कुछ वेजिटेबल्स तो भी किसी हैं। संस्था के साथ जुड़े हुए हैं या खुद अपने उस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? वो मेरा स्वयं का ही है और लीज पे लेके करता हूँ सर। जी। जी। लीज पर लेके करते हैं। तो और इसके अलावा जैविक की तरफ आप क्या कर रहे हैं? जैविक में ये है कि जैविक को हम वेजिटेबल्स में जो हमारा मिशन है आज जो अखंड संवाद में कि हमें रसायन मुक्त हमारी खेती को लेके जाना है या परंपरागत जो खेती है या इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं हमें अपनाना है। तो उस चीज को देखते हुए कि अभी ऑर्गेनिक का आने वाले टाइम में इतना डिमांड रहेगा, जैसे अभी लास्ट जो वक्ता थे इंदिरा जी उन्होंने भी बताया कि ऑर्गेनिक सब खाना चाहता है, बट ये कि उनको मिलता नहीं है कि हमें कहाँ से ऑर्गेनिक वो हो। तो ऑर्गेनिक का ये है कि हमें एक पहल करनी होगी कि हम लोगों को जब ऑर्गेनिक में हम लोग आएंगे तभी आगे जाके इस चीज को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। हमें एक कम्युनिटी तैयार करनी है कि जो लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है या ऑर्गेनिक जो भी बाई प्रोडक्ट्स है उनको यूज करें। तो हमें एक सोशल मीडिया हो गया हमारा या फिर लोगों तक अप्रोच करना या मार्केटिंग के जो भी है उसके जरिए हम लोगों तक ऑर्गेनिक को भी हम लोग पहुंचा सकते हैं। एक जमाना था कि एक गांव में एक लोग किसान है, वो अपना खेती कर रहा है, गोबर डाल के कर रहा है, अपनी परंपरागत तरीके से कर रहा है, बट ये कि उसकी पहुंच में कहीं ना कहीं बहुत दूरी थी कि जो उपभोक्ता है वहां तक वो नहीं पहुंच पाता। बट आज की कंडीशन ऐसी है कि आज कोई भी देहांत में भी कोई बैठा है वो यूट्यूब के जरिए या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए वो सिटी के लोगों तक पहुंच सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि लोग छोटे से लेवल से उठा के अपनी चीजों को इंटरनेशनल तक पहुंचाए। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमारे सामने एक समस्या है कि हम ऑर्गेनिक को पहुंचा नहीं सकते, बट ये कि ठानना ये होगा कि हमें ऑर्गेनिक करना है और ऑर्गेनिक के लिए हमें आगे आना होगा। कैमल मिल्क को आप किस तरीके से बेचते हैं? कहाँ से कस्टमर आपके पास कहाँ से आते हैं? हाँ, कैमल मिल्क का ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंडिया मार्ट हो गया, जस्ट डायल हो गया, डायल फॉर ट्रेड हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनके जरिए एक लीड मिलती है कस्टमर्स का। जहाँ पे हम लोग जैसे चंडीगढ़ से कोई लीड क्रिएट होती है, हैदराबाद से होती है, दिल्ली से होती है, जहाँ से भी क्रिएट होती है वहाँ पे हम लोग फ्रोजन करके उनको मिल्क को एक सैंपलिंग बनाते हैं कि 5-5 लीटर का बना के कार्टन्स और हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं। एयर कार्गो भी इजी है। आज अभी यहाँ से जयपुर से अगर चेन्नई दूध भेजना है 3 घंटे में चेन्नई दूध पहुंच जाएगा। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इजी हो गया, कार्गो का भी बहुत अच्छा हो गया कि आप इजीली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। पेरिसेबल आइटम है, इसको इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, इसका टेम्परेचर मेंटेन करके भेजना होता है। जैसे 5 डिग्री बिलो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, उसके बाद में इसको लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं। जी। तो जब आप यहाँ से आपको देश के कई हिस्सों से आपके पास में ऑर्डर्स आते होंगे, तो आप
कितना क्या उनकी चार्जेस वगैरह आप साथ में कोरियर चार्जेस वगैरह जो भी हैं डिलीवरी चार्जेस वो साथ में ऐड करते होंगे? जी, चार्जेस जो भी कार्गो चार्जेस है वो भी हम लोग ऐड करते हैं, उसमें पैकेजिंग चार्जेस है वो भी ऐड होता है। ऐसा नहीं कि लोग अच्छी क्वालिटी की चीज अगर उनको मिलती तो लोगों का ऐसा नहीं, मनी डजेंट मैटर, लोग पे करने के लिए तैयार, बट ये कि उनको राइट सोर्स और एक मतलब एक रिलायबल सोर्स मिले कि जहां से वो ले सके और वहां से वो विश्वास में ले सके कि हाँ मुझे प्योर कैमल मिल्क वहीं राजस्थान से मिल रहा है, तो वो एक चीजें मायना रखती है सर। जी, क्या भाव लगभग रहता होगा कैमल मिल्क का? अभी मार्केट का भाव जो है वो 300 रुपए से लेके 700 रुपए लीटर है। मार्केट में अलग अलग कंपनीज भी दे रही है, बाहर की सऊदी की भी कंपनी आके यहाँ अपने इंडिया में सेल आउट कर रही है दूध। तो ऐसा नहीं कि मार्केट का तो फ्लक्चुएशन है कि 300 से लेके ये, बट सबसे बड़ी विडंबना जो है आज कैमल मिल्क को लेके कि एक अर्जुन कितना दूध खपा सकता है। अर्जुन के जैसे 10 अर्जुन और आना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके इसको। दूसरी चीज मेरी इसी चैनल के माध्यम से सरकार से भी एक आग्रह है कि ये जो दूध है कैमल मिल्क, ये मार्केट में तब आएगा जब इसके बारे में सरकारों का भी ध्यान जाएगा। आज जो दूध का प्रोडक्शन है राजस्थान में डेली का 40,000 लीटर प्रोडक्शन है, बट ये की खपत मैं कितनी कर सकता हूं, मैं 200 लीटर की कर सकता हूं, 300 लीटर की कर सकता हूं, बट सारा जो दूध है वो भी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। जयपुर में कोई ऐसा रिटेल आउटलेट नहीं है जहां पे आदमी जाकर उसे खरीद सके ऑनलाइन ऑर्डर करने की बजाय? हाँ, जयपुर के लिए हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है, अलग अलग जो दूध की जो भी कॉर्नर्स है उनके साथ हमने टाइप किया है। वहाँ पे एक पिकअप सेटअप बना रखा है, वहाँ से वो लोग जाके अपना दूध पिकअप कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी हमने ऐसा सेटअप किया और दिल्ली में भी हमने किया है। अभी रिसेंटली हम लोग हैदराबाद और चेन्नई में भी करने वाले हैं। सरस पार्लर पर भी शायद पहले एक काउंटर हुआ करता था कैमल मिल्क का, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। क्या अभी है वो या? हाँ, सरस का भी एक पहल हुआ था सर जी, और वो इतना ज्यादा वो हुआ नहीं, प्रचलित नहीं हुआ। कारण ये था कि प्रॉपर उसके एक चैनल बनाना होगा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के ब्याह पे मैं बात करूं तो मेरे पास एक लिमिट सोर्सेज है, लिमिट मेरे पास संसाधन है। उनके ब्याह पे अगर मैं करता हूं तो मेरे पास एक लिमिटेशन है, बट अगर सरकार है या फिर इस तरीके से इसके ऊपर अगर पहल करती है तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत है। दूसरा है कि उनके पास सरस भी साथ में है, तो अच्छे से पूरा कलेक्शन कर सकती है। पूरे राजस्थान में देहात से भी दूध का कलेक्शन हो सकता है। पर क्योंकि जिस तरह से शहर है, शहर जयपुर है, जयपुर के आसपास तो ऊंट कम होंगे क्योंकि ये तो झुंड में एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वहां से दूध आना और जयपुर में बिकना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? हाँ, मुश्किल है, बट ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि नामुमकिन है। मुश्किल को हम सॉल्यूशन है हमारे पास, सबके पास, कि ट्रांसपोर्टेशन अभी बहुत अच्छा हो गया। आप जैसलमेर से भी दूध जयपुर ला के दे सकते हैं। इवन ये तो दूध है, आजकल तो गुजरात से भी सब्जी आके यहाँ बिक रही है, महाराष्ट्र से भी टमाटर आके यहाँ बिक रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके प्रॉपर जो वैन है हमारी, वो कोल्ड वैन होती है, वो वहां से जैसे मिल्किंग होता है, मिल्किंग होने के बाद में उसको कैनिंग करके हम लोग हमारे प्रोसेसिंग में लाते हैं। प्रोसेसिंग पे लाने के बाद में वो दूध हम लोग बोतलिंग करते हैं। बोतलिंग करने के बाद में जहाँ पे भी हमें डिस्पैच करना है हमारे ऑर्डर्स, वो चले जाते हैं। आपको नहीं लगता, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी डिमांड इस दूध की है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अमूल ने कभी शुरू किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कुछ इस तरीके से सारे लोगों को इकट्ठा करके दूध का कलेक्शन वाली चीज़ करके, और अगर इसे करें तो शायद थोड़ा सा सभी लोगों को उनको इनकम भी बढ़ेगी ऊँट वालों की, और लोगों को भी थोड़ा सस्ते दाम में उपलब्ध हो जाएगा? जी, ऐसा हो सकता है कि जैसे एफपीओ का बनाए या कोऑपरेटिव इस तरीके से बना के, बट इसमें रीजन है सर, ये कैमल जो हर्डर्स होते हैं ये एक जगह नहीं होता है, इनका कोई एक वो नहीं होता, लोकेलिटी नहीं होता। ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मोबिलिटी होती रहती है। आज अगर कैमल्स ऊंट यहाँ पे है जयपुर में, कल ऊंट जाएंगे अलवर के पास में, परसों ऊंट जाएंगे सरिस्का पार कर लेंगे, तो इनका मोबिलिटी जो है वो प्रॉपर बनी रहती है। क्या कारण है, क्यों एक जगह नहीं? हाँ सर, इसका बहुत बड़ा कारण भी है और उसके ऊपर हमें प्रकाश भी डालना चाहिए और सरकारों को भी आगाह करना चाहिए। कारण ये है कि आज ऊंटों की संख्या की बात करें हम लोग, 2019 में जब ये हुई थी उसके बाद उस टाइम पे 1.5 लाख की पॉपुलेशन बताई गई थी ऊंटों की राजस्थान में। बट आज की बात करें हैं तो 1 लाख से भी बिलो आ चुकी है। रीजन ये है कि आज कोई भी ग्रामीण परिवेश में जो भी किसान है जो ऊंट रखता है अपने पास, उसका पारिवारिक जो जिम्मेदारियां है या फिर घर खर्चे की बात करें वो प्रॉपर नहीं हो पाती। कारण ये है कि एक तो सिकुड़ता हुआ इनका चारण क्षेत्र, कि ऊंटों को चराने के लिए बहुत बड़ी एक समस्या क्रिएट हो चुकी है कि अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी सब्सिडीज है, ये विकास की बातें हैं कि चारों तरफ तारबंदी हो रही है,
चारों तरफ पूरी रोडें जाम हो रही है, चारों तरफ मतलब जगह नहीं है। पहले ऊंटों का चारण क्या होता था कि खुले खेतों में वो घूमते थे और जो भी पेड़ है 7 फीट 8 फीट से ऊपर के जो पेड़ होते थे उन्हीं को वो चारण करते थे। ग्रेजिंग नीचे नहीं करता ऊंट कभी भी, हमेशा ऊपर गर्दन करके ही ग्रेजिंग करता है। बट ये कि अभी जो परिवेश है एग्रीकल्चर का, उसमें ये कि तारबंदी का पूरी तरीके से हो चुका है। किसी का 1 एकड़ है वो भी तारबंदी है, जैसे किसी का 20 एकड़ है वो भी तारबंदी में है। अब ऊंट पालकों के सामने सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ऊंटों को चराए कहाँ जी। और चराने के लिए वो लोग आते हैं रोडों पे, हाईवे पे, जो साइड में जो एवेन्यू साइड जो प्लांटेशन होता है हाईवे पे, आए दिन हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, सुनते भी है, रिश्तेदारों से भी सुनते हैं, आए दिन पशु एक्सीडेंट होते हैं, ऊंटों की मतलब एक्सीडेंट होते हैं, खत्म होते हैं, वो घायल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरी चीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है कि ऊंट ग्रेजिंग करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में नहीं आ सकता। बट ये कि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा करें कि जहाँ पे रिजर्व जो फॉरेस्ट है वहां पे अलाउ नहीं करे, बट जो नॉर्मल रेंज है जहाँ पे कोई इस तरीके से बाघ टाइगर इस तरीके से कुछ नहीं हो वहां पे, तो वहां पे इनको ग्रेजिंग करने के लिए अगर अलाउ करते हैं तो ये प्रॉपर इनका ग्रेजिंग हो सकता है। अभी जो सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि दूध क्यों नहीं बिक रहा, सबसे बड़ा संकट ये है कि ऊंटों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको चराया जाए। और इनको घर में भी बिठा के हम लोग चरा नहीं सकते, कारण ये कि 100 ऊंटों को क्या खिलाएंगे। गाय को तो ये कि 2-2 किलो हम चारा दे देते हैं, भैंस को भी 2-2 किलो चारा दे दिया, 5-5 किलो किसी इनको दे दिया, बट ये कि ऊंट को तो कैसे दे सकते हैं। तो क्या रहता है, मतलब रूट जैसे मान लीजिए अलवर से निकले या किसी भी एक जगह से निकले, आगे जाते हैं फिर वापस आते हैं, क्या रहता है? हाँ, इसका ये कि यहाँ से जैसे ऊंट जाते हैं और वो मालवा में निकलते हैं। मालवा जो प्रदेश है एमपी का एरिया पड़ता है, राजस्थान झालावाड़ होते हुए, और वो मालवा में जाते हैं। मालवा में एक टाइम पीरियड, वो सर्टेन टाइम पीरियड को कंप्लीट करते हैं और फिर बारिश के टाइम में जुलाई अगस्त के बाद में वो वहां पे कंप्लीट करके फिर ग्रेजिंग करने के बाद में वो आते हैं सितंबर अक्टूबर में वापस रिटर्न करते हैं जोधपुर, जैसलमेर या नागौर, अजमेर, जहां पे भी उनको वापस आना होता है। तो वो एक टाइम पीरियड उनको जाते हुए ग्रेजिंग कराते हैं और वापस आते वो उनका एक पाथवे बना हुआ है कि उस पाथवे से जाएंगे, उसी पाथवे से वापस आना है। तो ये कि वहां पे कुछ फॉरेस्ट एरिया है, कुछ जगह है, वहां पे वो लोग ग्रेजिंग करवा सकते हैं। तो ये है कि उनको घर से 6-6 महीने दूर जाना होता है परिवार को छोड़ के, उसके बावजूद भी उनका अगर मार्केट में दूध नहीं बिकता है तो उनके सामने ये कि उनकी जो आजीविकाएं हैं या पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, शादी विवाह है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, आज देश में बढ़ रहा है कि बच्चों को पढ़ाई कराइए, शिक्षा दिलाइए, सारा सब कुछ, बट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी वो है। जी हाँ, बड़ी विचित्र दुनिया है ऊँटों की। तो जो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति उसके साथ होते हैं या 3 व्यक्ति उसके साथ होते हैं और लगभग 50 ऊँट होते हैं, तो अलग अलग व्यक्तियों के ऊँट होते हैं जिन्हें एक आदमी लेके जाता है, या क्या है ये? उसमें क्या है कि वो ग्रुप से जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी अगर वो जाते हैं तो बहुत सारे अभी डकैतियां होना या बहुत सारी हैजार्डिंग एक्टिविटीज इस तरीके से होती है। तो वो क्या करते हैं कि 5 लोग मिलते हैं और 5 लोगों के, किसी के 50 ऊँट है, किसी के 60 है, किसी के 100 ऊँट है, तो वो सारे एक झुंड में और एक ग्रुप से चलते हैं कि उनको एक अच्छा सफर भी निकल जाता है और उनकी ग्रेजिंग एक प्रॉपर वे में करके आ जाते हैं वो लोग। जी। तो जब अब रास्ते में जब चल रहे हैं तो वहाँ पर तो उनके पास में क्या साधन है, मतलब किस तरीके से दूध बेचते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से चलते हैं, उनका खर्चा कैसे निकलता है? हाँ, वहाँ पे वो जब जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा सर, कि वो जब जाते हैं और वहाँ पे उनका खर्चा कैसे चलाना होता है। पहले तो वो उनका खुद का नहीं हो पाता, सर्दी है, बरसात है, गर्मी है, उनके पास कोई रहने का वो नहीं होता है, वो पूरी तरीके से एक क्या बोलते हैं उसको, गोश्त राइडर होता है, उसी तरीके से चलते रहते हैं। और वहां पे भी वो दूध बेचने का कोई वो नहीं है। यहाँ से अगर ऊंट निकलता है मालवा में जाता है तो मालवा से मैं भी पिकअप नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी आसपास के एरिया से और मेरे जहां जहां हमारे ऊंट है वहीं से ले पाते हैं। तो मैं एमपी से तो जाके दूध नहीं ला सकता, बट वो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं ऊंट के, ऊँटनी के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को वो दूध पिलाते हैं और वो छोड़ देते दूध को, जितना वो कंज्यूम कर सकते उतना करते, उससे ज्यादा वो दूध को नहीं निकालते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी उनके आजीविका का साधन क्या है। लास्ट कुछ वर्षों तक के एक पुष्कर मेला, अपने राजस्थान का बहुत फेमस मेला है पुष्कर मेला, जहां से जाके एक आस जगती थी हमारी समाज की कि पुष्कर मेला होने के बाद में हम बच्चों की शादी करना है या बच्ची की शादी करनी है, क्योंकि वहां से वो ऊंट बेचते थे। ऊंट बेचने के बाद में जो पैसा आता था उससे वो अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी करते थे। बट ये कि अभी राज्य पशु बना दिया, उसके बाद में इसका बेचना बंद हो गया कि इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अब ऊंटों को कहां लेके जाए और कोई खरीदने वाला नहीं। जो ऊंट 50-60 हजार का जो बिकता था, आज उस ऊंट की वैल्यू 5,000-10,000 हो रही है। जी। तो क्यों बेचना क्यों बंद किया इसको?
राज्य पशु इसका कंजर्वेशन के लिए कि राज्य पशु बना दिया। पहले ये ऊँट क्या कि बिकते थे, दूसरी जगह जाते थे, और इसकी जो इंपॉर्टेंस ही थी, पहले एग्रीकल्चर में भी यूज होता था, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता था कि लड्डा गाड़ी जो चलती थी, हमने देखा था बचपन में, तो उसमें भी यूज होता था। कृषि कार्य में भी ऊँट का ही, ट्रैक्टर तो बाद में आए, पहले कृषि कार्य में बैल और ऊँट का ही यूज होता था। तो अब मतलब जब आप उसे बेच नहीं सकते, तो फिर ऊँट को क्यों पालेगा? बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक जो ऊँट पालक है वो अपने बच्चों को ऊँट पालन में बिल्कुल भी नहीं धकेलता है। वो ये चाहता है कि वो जाके कहीं बाहर मजदूरी कर ले या कहीं कुछ काम कर ले, क्योंकि पढ़ाई तो वो वैसे भी नहीं करा पाता है। आज मेरी समाज की कंडीशन में बता देता हूँ, रायका देवासी समाज, सारे बच्चे हैं वो 10वीं भी नहीं पढ़ पाते, और वो सारे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा उधर जाके लेबर वर्क कर पाते हैं। रीजन ये है कि वो सामर्थ्य नहीं है उसका पिताजी का कि पढ़ाने का, कि बच्चों को पढ़ा पाएं। दूसरा ये कि वो बच्चे को भी नहीं कहता कि तू ऊँट पालक बन। आज मेरे पिताजी की बात करूं तो पिताजी भी नहीं कहते कि तू ये दूध का काम क्यों कर रहा है, ये तो काम हमने बचपन से करते आए हैं, हमारी कितनी पीढ़ियां इसमें खप चुकी है, कभी कुछ हुआ ही नहीं हम लोग, तू क्यों इसमें अपनी जिंदगी खपा रहा है। तो कारण यही है कि वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे इसमें आए। रीजन यही है सबसे बड़ा कि उनकी आजीविकाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है उससे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले तो ऊँट जो पालन है उसको बढ़ावा देने का यही है कि पहले तो इसका चारण क्षेत्र जो है, ग्रेजिंग एरिया है, वो हमें डिसाइड करना है सरकारों को कि इनको ग्रेजिंग एरिया कहाँ दिया जाना चाहिए। जो भी रेंज है फॉरेस्ट की, वहाँ पे इनको प्रॉपर ग्रेजिंग हो। दूसरा है कि इसके जो ऊँट है, ऊँट का जो दूध है, दूध को ये कि कैसे मार्केट में वो जा सके, लोगों तक उसकी पहुँच हो सके। अभी भी बात करें कि लोगों की अभी तक भी पहुँच ये नहीं है कि ऊँट का दूध कहाँ मिलेगा। जी, तो ऊँट का दूध कहाँ मिलेगा, लोगों तक पहुँचे नहीं, क्योंकि लोगों तक पहुँचा ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी वहीं उसी धरातल पे है कि यहाँ तक आने में उसको अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर सरकारों का और नए एंटरप्रेन्योर अगर इस तरीके से आते, इसके ऊपर काम करते, और इसकी देश नहीं देश विख्यात आगे भी प्रदेश में भी इसकी अगर वो करते हैं, एक्सपोर्ट में भी जाते हैं, इसकी बाई प्रोडक्ट भी बहुत सारे बने, अभी रसगुल्ले भी बन रहे हैं इसकी चीज़ भी बन रही है, इसका पनीर भी बन रहा है, काफ़ी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और उनका काफ़ी अच्छा मार्केट भी है। अभी इसका अल्फा हाइड्रोक्सिल भी इसमें होता है, तो कॉस्मेटिक आइटम्स में भी इसकी काफ़ी डिमांड हो रही है। जी सर। कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स और हैं जो जिनकी मार्केट में डिमांड है, या जैसे कि दही हुआ, पनीर हुआ, क्या ये सब इनसे बन सकते हैं? हाँ, पनीर अभी बन रहा है, इसकी चीज भी बन रही है कैमल मिल्क से, इसकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बन रही है। इवन एक कैफे भी खुला था यहाँ पे, कोई हमारे समाज के बंदे ने खोला था, काफी अच्छा कैफे भी चला था जयपुर में, कैमल मिल्क कॉफी। तो काफी लोगों ने उसको सराहा भी, लोगों ने उसको वो भी लिया है कि एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये अच्छी चीज है हमारे लिए। एक कॉफी भी हम लोग पी रहे हैं और साथ में हम लोग एक अच्छी चीज भी हम लोग कंज्यूम करें। प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा है इसका, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और काफी इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू होने का कारण ये कि अगर ऑर्गेनिक मिल्क की बात करते हैं हम लोग जी, तो ऑर्गेनिक मिल्क की बात करें तो कैमल मिल्क सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक है। रीजन कि वो ग्रेजिंग नीचे नहीं करता है, हमेशा वो 8 फीट ऊपर के जो पौधे होते हैं उनको ग्रेज करता है जी। और 8 फीट के ऊपर का जो पौधा है, फॉरेस्ट प्लांट हो या जो भी खेजड़ी हो, शीशम हो, नीम हो, बबूल हो, जो भी हो, रोइडा हो, कोई भी प्लांट है जी, उन प्लांट को जब ग्रेजिंग करता है तो उसमें ना कोई पेस्टिसाइड है, ना उसके ऊपर कोई फर्टिलाइजर है, ना कोई और केमिकल या इस तरीके की कोई चीजें उसके ऊपर स्प्रे नहीं की हुई है। और जानवर है, जैसे गाय की बात करें, भैंस की बात करें, बकरी की बात करें या भेड़ की बात करें, वो ग्रेजिंग वो करती है। जो बाई प्रोडक्ट जो आता प्रोसेसिंग जो आफ्टर जो रिड्यूस प्रोडक्ट आता है, जैसे चारा हो गया, मूंगफली की पानड़ हो गई या गंवार का चारा हो गया, बट उनमें हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेस डोजेज में हम लोग फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इन चीजों का यूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कंटामिनेंट उसमें भी चारे में भी आता है। तो अभी जो ये है अपना जो मिल्क आता है उसमें भी ऑक्सीटॉक्सिन जैसी चीजें मिलने लग गई, जो नॉर्मल जो दूध के सैंपल्स लिए जाते हैं, जो चेकिंग होता है। बट कैमल मिल्क का मैं सैंपलिंग करवाता हूँ, हर 1 महीने में हमारे सैंपलिंग हम चेक करवाते हैं, उसमें सारे जितना भी कंटामिनेंट जो अडल्ट्रेशन है वो चेक करते हैं हम लोग, उसमें 0% अडल्ट्रेशन आता है। उसका कारण एक ही है, क्योंकि ऊंट जो ग्रेजिंग करता है वो फॉरेस्ट प्लांट को ग्रेज करता है। इतना सब होने के बाद भी क्या कारण है कि अभी भी देखिए, अगर ऊंट का दूध बिकता है और अच्छे भाव में बिकता है, तो फिर ऊंट पालकों को मतलब क्या कारण है, क्या चीज है जो बीच में रुक रही है? एक तरफ डिमांड भी आप बता रहे हैं, एक तरफ उसकी रेट भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी बता रहे हैं कि ऊंट पालक इसे पालना नहीं चाहता। क्या ऐसा मेन चीज है?
मेन चीज यही है कि एक तो ऊंट पालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ग्रेजिंग की है, जिसको हम लोग मद्देनजर रखते हैं जी। कि चराने की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते अच्छा, हैं, माइग्रेट करते हैं। ऊंट को केवल पेड़ से ही चरना होता है, उसके लिए आप अलग से कुछ उसे फूड नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, केवल एक नमक के सिवाय हम कुछ भी नहीं दे सकते। वो तो सोडियम की कमी आ जाती है तब उसको देते हैं। जी, मतलब उसे तो चरना है तो उसे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसे तो पेड़ों को ही वो ग्रेस करता है। बिल्कुल, घर पे ऊंट को, एक ऊंट को खिला सकते हैं घर पे, जो भी ऊंट वो जो गाड़ी में चल सकता है या घर के किसी कृषि कार्य में हम यूज कर रहे हैं उसका, तो वो ऊंट को हम लोग घर पे पाना कुछ खिला के कर सकते हैं। बट वो ऊंट भी उतना हेल्दी नहीं रहेगा जो ग्रेजिंग फॉरेस्ट में ऊंट करता है। नेचुरली वो ग्रेज करता है और उसके मनपसंद की जो भी वेजिटेशन है उस वेजिटेशन को वो ग्रेज करता है। तो ऐसा है नहीं है कि हम लोग ऊंटों को एक जगह बांध के एक वो बना दिया, हमने एक सेंटर बना दिया, उसमें पूरे ऊंटों को डाल दिया और उनको चारा खिला दिया, जैसे डेयरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। बट कैमल मिल्क की इंडस्ट्री ऐसे नहीं हो सकती है कि इनको एक जगह रख दिए और हमने शेल्टर्स बना दिए और फिर इनको वहीं पे हम लोग इनका फीडिंग मटेरियल जो भी है वो इसमें डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फ्रीक्वेंटली ही ग्रेजिंग करेंगे जो फॉरेस्ट एरिया। बट ये कि फॉरेस्ट एरिया में भी जो एरिया है, जो नॉन रिजर्व एरिया है, वहां पे ग्रेजिंग की अगर परमिशन देते हैं तो मैं कहता हूं कि राजस्थान में कैमल्स की काफी पॉपुलेशन है। अगर वर्ल्ड वाइड की भी बात करें तो कुछ कंट्रीज है, जैसे केन्या हो गया या फिर बात करें मंगोलिया है या फिर कुछ अरब कंट्रीज है, वहां पे भी कैमल्स है। बट राजस्थान में भी एक अच्छी लीडिंग पॉपुलेशन है कैमल्स की, जो आज के 10 साल पहले वो कैमल्स पॉपुलेशन 12 लाख हुआ करती थी, वो पॉपुलेशन 1.5 लाख पे आ गई। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, बट रियलिटी आंकड़े अभी ये 4 साल 5 साल पहले की डाटा है। अगर आज की बात करें तो लाख से भी नीचे आ चुके हैं। जी, तो फिर क्या रास्ता निकाला जाए, क्योंकि समस्याएं भी आप ही बता रहे हैं और इनकी उपलब्धियां भी आप बता रहे हैं, इसकी गुणवत्ता भी आप बता रहे हैं, क्या तो रास्ता भी आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए सरकारों को, क्योंकि सरकार खुद भी इतना सोचने वाला तो कोई है नहीं कि वहां बैठकर इस चीज को सोचेंगे, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे। बिल्कुल, सरकारों का यह प्रयास होना चाहिए कि इनका जो ग्रेजिंग एरिया है उसको भी डिसाइड किया जाना चाहिए कि जो भी हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में फॉरेस्ट रेंज होती है तो वो अनरिजर्व्ड होती है। वहां पे कोई इस तरीके से रिजर्व नहीं होता या कोई वहां पे कोई अभ्यारण्य नहीं होता है, तो उस रेंज में अलाउ करें इनको कि आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं अपने ऊंटों को। दूसरा है ये कि बात करें कि इसको प्रॉपर हम लोग सस्टेनेबिलिटी में कैसे लेके आए। सस्टेनेबिलिटी के लिए ये होगा कि सरकारों को इसके दूध के ऊपर भी इसकी गुणवत्ता को देखते हुए इसका मार्केट में प्रचलन भी होना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर तो ठीक है अपने एक लेवल तक, कुछ सीमित लोगों तक, सीमित दायरे तक पहुंच सकता है। बट जब सरकार जैसे सरस डेयरी है या फिर जो भी डेयरी का इस तरीके से हो रहा है, हर स्टेट में अपनी अपनी डेयरी है गवर्नमेंट की, तो अगर सरस डेयरी की इसके साथ में वो करती है कि हमारे दूध के साथ में इसका भी दूध मार्केट में आता है, तो लोगों को एक होगा कि हाँ हमारी आजीविका, अगर ऊंटनी दूध देती है 1.5 से 2 लीटर आ रहा है, तो उसको अगर 50 रुपए लीटर भी अगर दूध मिलता है तो उसको 100 रुपए डेली की इनकम होती है जी। तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सहयोग मिलेगा। जी, आप खुद भी एक कैमल कैफे खोलने के प्लान में थे, क्या आपको लग रहा है कि आप उसे खोल पाएंगे? आपके भविष्य का प्लान है कुछ ऐसा? जी, वो मेरा एक भविष्य का प्लान है कि एक कैमल कैफे ऐसा खोला जाए और उस कैफे में ये होगा कि जितने भी कैमल बाई प्रोडक्ट है, बात करें चीज ले ले हम लोग, पनीर ले ले या फिर गुल्फी ले ले, या बात करें हम लोग आइसक्रीम हो गई है या फिर उसकी कॉपी है, तो इस तरीके का एक सेंटर हम लोग खोलना चाह रहे हैं अभी जयपुर में, जिसके जरिए लोगों में एक अवेयरनेस आए। हमारा ये मकसद ये नहीं कि हम लोग वो करें, यहाँ से हम लोग अवेयरनेस देना चाहते हैं कि लोगों को एक अभी भी एक लैक ऑफ नॉलेज ये है कि ऊँटनी का दूध तो निकालते ही फटेगा, उसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, ये क्या आडमनाएं बनी हुई है शुरुआत से ही। तो इसको हम लोग तोड़ने की प्रयास में है कि कैसे कैसे करके हम लोग इसको तोड़े और लोगों तक ये चीज पहुंचे और लोगों को इसकी वैल्यू पता चले। आज बात करें जो बच्चा है, आज इसकी रिसर्च और हो सके, रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर जो नवजात शिशु है जी आफ्टर बॉर्न, तो उसको 7 दिन के बच्चे को भी कैमल मिल्क हम लोग दे सकते हैं, डाइल्यूट करके इसके साथ में, पानी के साथ में डाइल्यूट करके हम लोग दे सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए कैमल मिल्क बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बहुत सारे हेल्दी इसमें न्यूट्रिएंट है जी। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो क्या सोचा है आपने? सरकार से आपकी मुलाकात भी करवाई गई थी, लोगों से आपसे मुलाकात भी करवाई गई थी, उस मुलाकात के बाद क्या रहा? पशुपालन मंत्री से हमने खुद ने आपकी मुलाकात करवाई थी, उसके बाद उसमें क्या रहा? हाँ, उस मुलाकात के बाद में काफी एक वो आया है
कि पहले जो पिछली सरकारों में ये था कि जो ऊँटनी की ब्यात होती थी, जब भी ऊँटनी बच्चा देती थी उस टाइम पे उसका पालन पोषण करने के लिए 10,000 रुपए उसको एक किस्त दी जाती थी कि वो उसका पालन पोषण करे बच्चे का जी। बट ये कि वो भी प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं चल पा रही थी। आज का सिचुएशन ये है कि हमारे 15 ऊँट है जिनका अभी भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएं, अभी ब्यात है वो, बट वो हो नहीं पा रहा। ये कि कहीं सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा, वहां पे साइट नहीं चल रही, और ये मेरी एक की कहानी नहीं है, सारे जितने भी ऊँट पालक उनकी कहानी है। अभी सरकार ने लास्ट जो बजट आया था अभी उसमें भी ये घोषणा की गई थी कि ऊँट पालन जो है उसके विकास के लिए हम लोगों मतलब